चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज अपने पास एक क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश Q है जो अर्धगोले के केंद्र पर स्थित है। इस पृष्ठ से पारित फ्लक्स ज्ञात करो। अपने पास क्या है, प्लस Q आवेश है जो अर्धगोले के केंद्र पर स्थित है, मतलब यहाँ रखा हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। संपूर्ण गोले से पारित फ्लक्स गाउस के नियम से निम्न होगा। तो गाउस के नियम से संपूर्ण गोले से जो फ्लक्स पारित होंगे वो है फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो उसमें आवेश है उसका बटा एप्सिलॉन नॉट, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता। अपने पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। फाई हम जानते हैं फ्लक्स ही होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तब अर्धगोले से निर्गत फ्लक्स, क्योंकि जब पूरा गोला था तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निर्गत हो गए थे। अब गोला क्या है, हमने आधा कर दिया, उसको काट दिया यहाँ से, तो फ्लक्स भी आधे गुजरेंगे। तो फाई अर्ध मतलब जो आधे गोले से फ्लक्स गुजरेंगे होंगे फाई अपॉन टू, मतलब आधे फ्लक्स 1/2 फ्लक्स। तो जो फाई अर्ध मतलब जो अर्ध गोले से फ्लक्स निकलेंगे वो कितने हो गए, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पूरे से और 1/2 से गुणा कर दिया तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। चित्रानुसार 1 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर +10 म्यूसी यानी माइक्रोकूलम आवेश रखा है। तो इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या होगा। मतलब अपने पास क्या है, एक वर्ग दे रखा है 1 सेंटीमीटर जिसकी भुजा है, इससे 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो हमें क्या है, इस वर्ग से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का परिणाम ज्ञात करना है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। तब संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स, मतलब जो पूरा घन है उससे निर्गत फ्लक्स देखेंगे तो अपने पास क्या आएगा, फाई ई मतलब संपूर्ण निर्गत फ्लक्स कितने होंगे, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब जो उसके अंदर आवेश रखे हुए हैं उन सभी आवेशों का योग, उस अगर उसमें निर्वात का भाग दे देंगे तो अपने पास क्या है, फ्लक्स की संख्या आ जाएगी। तो फाई बराबर अपने पास आया, जो समेशन क्यू था वो कितना हो गया, 10 गुणा 10⁻⁶, क्योंकि वो था +10 माइक्रोकूलम। हम जानते हैं माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो 10 गुणा 10⁻⁶। और एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता हम सब जानते हैं कितनी होती है, 8.85 गुणा 10⁻12। तो ये अपने पास क्या है, फाई है गया। तो फाई कितना हो गया, जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास आया 1.12 इंटू 10⁻6। 10⁻6 कैसे है, ये 12 और ये -12 और ये -6, -12 में से -6 गए तो -6 बचे, इसको ऊपर भेज देंगे तो कितना हो गया, +6 हो गया। तो कितना आ गया, वोल्ट इंटू मीटर रह गया। संपूर्ण फ्लक्स आ गया अपने पास 1.12 इंटू 10⁻6 वोल्ट इंटू मीटर। तब एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, हमें क्या है, केवल एक पृष्ठ से निकालने थे, जो अपने पास नीचे वाला था केवल उससे निकालने थे। तो हम क्या करेंगे, हम जानते हैं जो घन होता है उसमें 6 फ्लक्स होते हैं, 6 में से एक से निकालने तो हम क्या है 6 का भाग दे देंगे। तो अपने पास 5 डेज आया, यानी एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आए 5 ई, मतलब जो टोटल फ्लक्स निकले उसमें 6 का भाग दे देंगे। तो 5 डेज आया 1.12 इंटू 10⁻6 अपॉन 6। जब इसमें 6 का भाग देंगे तो अपने पास 5 डेज आया। जब 5 डेज आया अपने पास 1.12 इंटू 10⁻6 अपॉन 6, 5 डेज अपने पास आया 1.88 इंटू 10⁵ वोल्ट इंटू मीटर। ये क्या है अपने पास, एक पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स आ गए। ठीक है, देखते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग। पहला है, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने पास क्या है, ये एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, मतलब क्या है, इस पर एक तार था जिस पर रेखीय आवेश वितरण
वितरित है, हमें इस तार के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना इसकी लंबाई अनंत है, ये कोई तार है जिस पर क्या है, ये प्लस लैम्ब्डा आवेश वितरित है। हमें इस तार के मूल बिंदु या इसका जो सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे माना ये O है, इससे R दूरी पर ये दूरी R है, मानना यहाँ पर यहाँ तक की दूरी क्या है, R है। क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ क्या किया हमने, एक बिंदु P माना, बिंदु P पर हमने क्या इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो एक अल्पांश यहाँ मान लिया और एक अल्पांश यहाँ मान लिया। ये है DL1 है, ये अपने पास DL2 है। तो इसके साथ अपने इसकी वजह से हमें यहाँ पर कुछ विद्युत, इसके कारण हमें यहाँ कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी जो माना इस ओर मिलेगी। इसके कारण भी हमें यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी जो माना इस ओर मिलेगी। यहाँ बिंदु P था, तो ये तो इधर तो होगी, माना वो D2 वेक्टर है, DE2 वेक्टर है, ये DE1 वेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इससे इधर मिल गई, इससे इधर मिल गई। अब हम देखते हैं, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी बराबर है माना, तो हमें यहाँ पे एक कोण थीटा मिला, तो ये कोण थीटा था, तो ये कोण भी क्या है, थीटा हो गया है। माना ये कोण भी थीटा था, तो ये वाला कोण भी थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को दो भागों में तोड़ देंगे या इसके घटकों में तोड़ देंगे। तो हमें एक घटक इस ओर मिलेगा, एक घटक इस ओर मिलेगा। जो इधर वाला घटक होगा वो होगा DE2 साइन थीटा, ठीक है। और इधर जो मिलेगा माना वो है DE2 कोस थीटा। इस वाले का एक घटक हमें ऊपर की ओर मिला, एक घटक हमें इस ओर मिला। इधर वाला था DE2 कोस थीटा, ऊपर वाला था DE2 साइन थीटा। ऐसे ही हमें इसके कारण भी दो घटक मिलेंगे, एक मिलेगा नीचे की ओर, वो होगा DE1 साइन थीटा, एक मिलेगा इधर, उसका मान है DE1 कोस थीटा, ठीक है। एक इधर मिल गया, एक इधर नहीं मिल गया। ऐसे ही इसके कारण एक इधर मिल गया, एक ऊपर मिल गया। अब हम जानते हैं, जो हमने माने DE1 है और DE2 है, इन दोनों की वैल्यू सम एक जैसी थी, थीटा कोण समान था। तो ये दोनों क्या है, परिमाण में तो है समान और दिशा में है विपरीत, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। तो हमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो केवल कोस वाले घटक के कारण मिलेगी, ठीक है। तो मैं आपको एक परफेक्ट चित्र से दिखाता हूँ। माना ये अनंत लंबाई का तार था, इस पर लैम्ब्डा आवेश वितरित था। यहाँ हमने एक क्या है, एक छोटा सा अल्पांश लिया DL1 और एक यहाँ हमने लिया DL2। हमने इसके कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली वो इस ओर मिली, जो थी DE2 वेक्टर, और जो इस DL1 के कारण मिली वो हमें इस ओर मिली, वो थी DE1 वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसको भी घटकों में तोड़ देते हैं, इसको भी घटकों में तोड़ देते हैं। जब हम इसको घटकों में तोड़ते हैं तो हमें एक घटक ऊपर की ओर मिलता है जो होगा DE2 साइन थीटा, एक घटक हमें इस ओर मिलेगा जो होगा DE2 कोस थीटा। कोस थीटा वाला घटक इस ओर मिलेगा, साइन थीटा वाला घटक ऊपर की ओर मिलेगा। ऐसे ही हमें DE1 वेक्टर को जब घटकों में तोड़ा तो हमें एक घटक नीचे की ओर मिला जो है DE1 साइन थीटा, पुनः हमें एक घटक इस ओर मिलेगा जिसकी वैल्यू है DE1 कोस थीटा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये कोण थीटा था, ये भी थीटा था। हमने दोनों जो अल्पांश माने वो समान दूरी पर माने थे, तो कोण भी बराबर थे। तो जो DE1 वेक्टर की वैल्यू है और जो DE2 की वेक्टर की वैल्यू है, दोनों की वैल्यू क्या है, समान होगी। ऐसे ही जब हम देखेंगे कि जो DE2 साइन थीटा की वैल्यू है और जो DE1 साइन थीटा की वैल्यू है वो भी बराबर होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर हो गया, जो DE1 है वो DE2 के बराबर है। तो ये दोनों क्या है, परिमाण में तो समान हो गए, दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें क्या है, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो केवल कोस वाली घटकों के कारण मिलेगी, जो है DE2 कोस थीटा और DE1 कोस थीटा। ये भी परिमाण में तो क्या है, समान है और दिशा भी एक ही ओर है। तो अब देखते हैं, पहले हम देखेंगे दिशा।
माना अनंत लंबाई का कोई तार है जिस पर प्लस लैम्बडा आवेश वितरित है। क्या है, अपने पास एक अनंत लंबाई का तार था जिस पर प्लस लैम्बडा आवेश वितरित था। हम इस तार के ओ मोल बिंदु से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी थी, दिशा ज्ञात करनी थी। इसके लिए दो अल्पांश dl1 और dl2 वेक्टर की कल्पना करते हैं। हमने क्या है, dl1 और dl2 वेक्टर मतलब dl1 और dl2 दो अल्पांश की कल्पना की, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः TE1 वेक्टर और DE2 वेक्टर थी, जो हमने चित्र में देखी। इन विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं को घटकों में विभाजित करने पर हमें लंबवत व क्षैतिज घटक प्राप्त होते हैं। हमने क्या किया, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमें मिली उनको दोनों को घटकों के रूप में तोड़ दिया, तो हमें दोनों से क्रमशः दो लंबवत और दो क्षैतिज घटक प्राप्त हुए। हमने क्या किया, हम दोनों को घटकों में तोड़ा तो हमें लंबवत और क्षैतिज घटक प्राप्त हुए। लंबवत घटक परिमाण में समान व दिशा में विपरीत थे। जो साइन वाले घटक थे लंबवत वाले, वो कहते परिमाण में तो समान थे और दिशा उनकी कहती ऊपर और नीचे थी, मतलब विपरीत थी। परिमाण में तो कैसे थे, समान, और दिशा में कैसे थे, विपरीत। मतलब दोनों की एक की दिशा ऊपर की ओर थी, एक की दिशा नीचे की ओर थी। तो उन दोनों ने क्या है, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर दिया या निरस्त कर दिया, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा केवल क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न हुए। मतलब जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिली वो केवल क्षैतिज घटक यानी कोस वाले जो घटक थे उनके कारण मिली, जो कि स्पष्ट है कि यह रेखीय आवेश घनत्व के लंबवत होगी। मतलब जो क्या है, दोनों की रेखीय आवेश के घनत्व क्या है, लंबवत मिलेगी, क्योंकि हमने उसको दोनों जब घटकों में तोड़ा तो हमें घटक क्या है, एक जैसे मिले, एक ही दिशा में मिले थे। हमने चित्र से देखा कि कैसे मिले थे। नेक्स्ट हम देखेंगे तीव्रता। माना एक अनंत लंबाई आवेशित तार है, मतलब एक अनंत लंबाई का अपरिमित आवेश लंबाई का क्या है, आवेशित तार है जिस पर प्लस लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व वितरित है। हमने चित्र में देखा कैसे वितरित है। हमें इस तार के मूल बिंदु ओ से आर दूरी पर बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम आर त्रिज्या व एल लंबाई के बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। कल्पना करके देखते हैं। ये अपने पास रेखीय आवेशित तार था। हमने क्या है, इसके चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की क्या है, कल्पना कर ली। ये पृष्ठ कौन सा था, गाउसियन पृष्ठ था। तो हम देखते हैं, हमें जो फ्लक्स मिलेंगे वो कुछ ऊपर से निकलते हुए मिलेंगे, कुछ नीचे से निकलते हुए मिलेंगे, और जो कुछ फ्लक्स हमें मिलेंगे वो हमें इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब जो इसके बाहरी आवरण है उससे निकलते हुए मिलेंगे। तो देखते हैं, जो अपने को फाई मिलेगा यानी फ्लक्स मिलेंगे वो अपने को मिलेंगे जहाँ जहाँ इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल वितरित है वहाँ वहाँ से निकलते हुए मिलेगा। तो हम जानते हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है एक तो ऊपरी भाग, एक निचला भाग, और एक जो हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बाहरी आवरण दिखाई देता है, यही होता है। वहाँ से निकलते हुए मिलेंगे। तो माना ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर की ओर है जो DS1 है, एक इसके साइड वाला है ये वाला, तो ये क्या है, DS2 है, और जो एक नीचे वाला है वो माना कितना है, DS2 है। ये ऊपर वाला DS1, ये नीचे वाला DS2 और ये वाला DS3। तो इन तीनों जगह से हमें फ्लक्स निर्गत होते हुए मिलेंगे। तो देखते हैं, हमें जो फाई मिलेगा वो मिलेगा ए वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर का समाकलन S1 तक। मतलब जो ए वेक्टर डॉट DS वेक्टर का समाकलन है वो कहाँ तक करना है, S1 तक करना है। फिर हम दूसरा मिलेगा ए वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर का समाकलन कहाँ तक करना है, उसका समाकलन करना है S2 तक। फिर तीसरा है अपने पास ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर, उसका समाकलन करना है। उसका समाकलन कहाँ तक करेंगे, S3 तक करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो अब फाई बनता वो अपने को मिलेगा DS1 वेक्टर वाली साइड में, जो कितना होगा, किस ओर होगा, ऊपर वाले भाग का हम समाकलन करेंगे जितना इसका एरिया था, जितना इसका क्षेत्रफल था। नीचे वाले का हम करेंगे जितना इसका क्षेत्रफल था, और जो इसका बाहरी आवरण है इसका हम करेंगे जितना इसका बाहरी आवरण है, मतलब जितना इसका क्षेत्रफल है बाहरी आवरण का यानी S3 तक। तो देखते हैं, जो फाई है वो मिलेगा, जब इसको गुणा करेंगे तो अपने पास आएगा EDS1 cos थीटा। जब दो वेक्टर को गुणा की अदिश गुणनफल किया जाता है, मतलब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो cos थीटा आता है।
ऐसे ही जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ई डी एच टू कोस थीटा, जैसे जब इन तीन दोनों को गुणा करेंगे ई वेक्टर डॉट डी एच थ्री वेक्टर को, तो अपने पास आया ई डी एच थ्री कोस थीटा, मतलब ये वाला और इनके बीच का कोण, इन दोनों के साथ इनके बीच के कोण। एक तार के चारों ओर एक बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना कर ली। अब हम जानते हैं कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो उसके दोनों ऊपरी सिरों पर तथा जो उसका बाहरी आवरण है उस पर वितरित होता है। तो हमें जो विद्युत फ्लक्स मिले निर्गत विद्युत फ्लक्स मिलेंगे वो दोनों उसके सिरों पर और जो उसका बाहरी और पृष्ठीय क्षेत्रफल है उससे निर्गत फ्लक्स मिलेंगे। तो होंगे फाई बराबर माना एक तो ऊपर वाले हिस्से के कारण, एक नीचे वाले हिस्से के कारण, तथा ये जो इसका बाहरी आवरण है इसके चारों ओर वाला इस हिस्से के कारण हमें क्या फ्लक्स मिले। तो फ्लक्स इस प्रकार है, फाई बराबर हमें मिली, जो फाई वन था वो ऊपर वाले हिस्से के कारण मिला, तो ऊपर वाला हिस्सा था ds1 वेक्टर, और अपने पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी, ई वेक्टर थी। तो अपने पास एस ds1 के कारण, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके कारण फ्लक्स मिलेंगे, माना वो कितने मिलेंगे, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, माना एक छोटा सा अल्पांश जो हमने यहाँ माना था वो ds वेक्टर है, तो उसके कारण अब हम क्या करें, इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन कहाँ तक करेंगे, हमने ऊपर वाला हिस्सा माना s1 था तो s1 तक समाकलन कर देंगे। ऐसे ही जो हमने पास दूसरा वाला था माना वो नीचे वाला भाग था, तो हमने नीचे वाले भाग के कारण जो फ्लक्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एच टू वेक्टर, और कहाँ तक इसका समाकलन करेंगे, कहाँ तक करेंगे, h2 तक करेंगे, माना है पूरा वाला भाग कितना था, h2 था। ऐसे हम क्या करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एच थ्री वेक्टर, जो इसका बाहरी आवरण था उसके कारण हमें जो फ्लक्स मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, अगर हम ई वेक्टर का डी एस ई डॉट डी एस वेक्टर का समाकलन कर देंगे कहाँ तक, S3 तक, मतलब जो उसका पूरा क्षेत्रफल था, ये तो हमने ds3 तो क्या है एक छोटा सा अल्पांश लिया, S3 तक इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमें जो बाहरी आवरण से निर्गत फ्लक्स में वो सारे मिल जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, फाई जब इनको सोल्व करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का जब अदिश गुणनफल करेंगे तो अपने पास इनका अदिश गुणनफल होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर का अदिश गुणनफल हो गया ई डी एस वन कोस थीटा। ऐसे ही जब इन दोनों का अदिश गुणनफल किया तो अपने पास आया ई डी एच टू कोस थीटा। जब इसका गुणनफल किया, अदिश गुणनफल किया तो अपने पास आया ई वेक्टर डॉट डी एस थ्री वेक्टर का ई डी एस थ्री कोस थीटा। इसका समाकलन S1 तक, इसका S2 तक, इसका S3 तक। अब हम जानते हैं जो DS1 और E वेक्टर है इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो ये वाला थीटा कितना है, 90 डिग्री है। जो DS2 और E वेक्टर के बीच का कोण है वो भी 90 डिग्री का है, देख सकते हैं हम, क्योंकि जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी वो तो इस ओर मिलेगी, जो हमें क्षेत्रफल मिलेगा वो नीचे की ओर मिलेगा। तो दोनों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। और जो DS3 है और E वेक्टर है दोनों एक ही दिशा में हैं, तो हमें क्या है यहाँ पे कोण कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। हम जानते हैं कि कोस 90 होता है 0 और कोस 0 होता है 1, तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। तो फाई बराबर ई डी एस वन कोस 90, ई डी एस टू कोस 90 और ई डी एस थ्री कोस 0। तो ये वाला 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, हमें केवल इस वाले भाग के कारण फ्लक्स मिलेंगे। जो DS3 था उसके कारण हमें क्या है, केवल फ्लक्स मिलेंगे। अब हम देखते हैं फाई बराबर ये वाला 0 हो गया, ये वाला 0 हो गया, ऐसा कैसे, ई जो है वो कांस्टेंट है क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है एक निश्चित मान रहेगा, तो इसको क्या है बाहर लिख लेंगे। हम क्या है DS3 का समाकलन करेंगे, केवल कहाँ तक करेंगे, S3 तक करेंगे। ठीक है, करके देखते हैं। जब हमने इसका क्षेत्रफल, इसका DS3 का क्या किया, समाकलन किया, तो हम जानते हैं S3 तक जब DS3 का समाकलन करेंगे तो S3 तक हो जाएगा। हम जानते हैं S3 कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, मतलब जो उसके चारों ओर आवरण का जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, बेलन के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम जानते हैं कितना होता है, 2πr_l, मतलब 2πr तो उसकी त्रिज्या और l से गुणा कर देंगे तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको यहाँ रख देंगे DS3 की वैल्यू, तो अपने पास फाई बराबर आया E इंटू 2πr_l। ये क्या है अपने पास, फ्लक्स आ गए, किसके कारण, इस तार के कारण जो बेलनाकार पृष्ठ
बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से जो फ्लक्स निर्गत हुए हैं वो आगे अपने पास कितने हैं, जो बेलनाकार पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो अपने पास आए फाई बराबर E/2πr/L। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन फर्स्ट आएगी। अब हम क्या करेंगे, तब गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स, अब हम क्या है गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स निकालेंगे। ये तो कुल फ्लक्स है, अब इसको गाउस के नियम से निर्गत फ्लक्स के रूप में चेंज कर देंगे। तो फाई बराबर अपने क्या जानते हैं कि वो फाई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो है लेमडा बराबर हो गया क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर कितना हो गया, लेमडा एल। ठीक है, तो लेमडा एल को क्यू की जगह पे यहाँ रख देंगे, तो अपने पास फाइव बराबर है लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपने पास क्या है, इक्वेशन 2 आ गई। अब हम क्या है समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये भी फ्लक्स थे, ये भी फ्लक्स थे, फ्लक्स फ्लक्स दोनों फ्लक्स को क्या करेंगे हम बराबर कर देंगे। तो देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को बराबर करने पर, तो अपने पास आया यहाँ से अपने पास फ्लक्स थे E/2πrL, यहाँ से अपने पास फ्लक्स थे फाई बराबर लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों को बराबर किया तो E/2πrL लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर हो गए। तो E/2πrL बराबर हो गया लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं एल से एल काट देंगे, इसको नीचे भेज देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है ई की वैल्यू यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ई बराबर अपने पास आया लेमडा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर। अब जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है वो कितना होता है, के होता है। तो हम यहाँ पे क्या है के की वैल्यू रख देंगे। हम जानते हैं कि जो के होता है वो कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। अपने पास यहाँ पर कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसको के में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो ऊपर नीचे जैसे ही 2 से गुणा किया तो अपने पास आया 2 लेमडा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट को तो के में चेंज कर देंगे और अपने पास बचा के लेमडा अपॉन आर। दो ऐसा कैसा है इसे, तो ये अपने पास ई की वैल्यू आ गई 2 लेमडा अपॉन आर। इसी को सदिश रूप में रख देंगे, तो ई वेक्टर अपने पास आ गया 2 लेमडा अपॉन आर। और आर कैप क्या है, दिशा बताता है। तो अपने पास क्या है सदिश रूप भी आ गया, ई आया अपने पास 2 लेमडा। इसी को हम क्या है ग्राफ में दिखा देंगे। ये अपने पास कुछ ऐसा ग्राफ आएगा कि जब ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो आर की वैल्यू घटती जाएगी। ये क्या है अपने पास ग्राफ आ गया। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।